नमस्कार दोस्तों, मैं चेतन राजपूत उड़ान आईसी एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हुआ हूं, हमारे साथ जो खड़े हैं ओजस्वी कुमार पटेल जी, जिनका सिलेक्शन 2024 में लोक सेवा आयोग जो भर्ती परीक्षा होता है उसमें अभी परिणाम घोषित हुए हैं परसों। उनमें उनका सिलेक्शन सहकारिता विकास अधिकारी, सहकारी निरीक्षक, कॉर्पोरेटिव इंस्पेक्टर के रूप में हुआ है दोस्तों। उन्हीं की आज कहानी जानने के लिए आज हम उपस्थित हुए हैं। इनका दूसरा अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट में इनका प्री निकला, दूसरा अटेम्प्ट में उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की, प्री निकाले, फिर उसके बाद पहला मेंस दिए और पहला मेंस के बाद ये पहला इंटरव्यू था। और इनका मैं उड़ान आईसी एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। और इनका स्वागत एक औपचारिक मात्र है क्योंकि ये हमारे यहाँ काम करते हैं। आज हमारे पब्लिकेशन डिपार्टमेंट में ये कंटेंट राइटर के रूप में काम कर रहे हैं और ये हमारे परिवार के सदस्य हैं। ऐसे तो जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं वो सब हमारे उड़ान परिवार के ही सदस्य होते हैं, क्योंकि हम उड़ान परिवार कहते हैं। हमारा उड़ान एक घर है। हम कभी भी किसी बच्चे को परिवार से अलग नहीं मानते हैं। जितने भी हमारे बच्चे हैं, अभ्यर्थी हैं, उड़ान से जुड़े हैं, वो चाहे प्रत्यक्ष तरीके से जुड़े हों या अप्रत्यक्ष तरीके से जुड़े हों, वो हमारे ही सदस्य हैं। वैसे ही हमारे एक बहुत करीबी दोस्त हैं, दोस्त के साथ हमारे परिवार के सदस्य हैं, जिनका सिलेक्शन आज सहकारिता विकास अधिकारी के रूप में हुआ है। उन्हीं की कहानी जानने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, आपका फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद सर। मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि आपका जो शिक्षा का स्तर है, मतलब कहने का मतलब आप गांव में पढ़ाई किए होंगे या शहर में पढ़ाई किए, इंग्लिश मीडियम रहा, हिंदी मीडियम रहा, क्या संघर्ष के साथ आपने पढ़ाई किया? माता पिता जी का बैकग्राउंड क्या रहा कि माता पिता जी कहीं अच्छे थे कि मतलब आर्थिक स्थिति से अच्छे? क्योंकि कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनके माता पिता कृषक हैं, लेकिन किसान के तौर पर कम खेत है तो उनका आय भी उतना नहीं है, लेकिन अपने बच्चे को बाहर भेजना उनके लिए कठिन हो जाता है। तो मैं आपके बारे में जितना जानता हूँ, आपने भी ऐसी संघर्षों की कहानी आपकी तो रही है, क्योंकि माता पिता के पास नहीं थे आर्थिक स्थिति, उसके बाद भी उनको आपको बाहर भेजे हैं, पढ़ाए हैं, और आज आपने साबित कर दिया कि उनका जो खर्चा किया गया पैसा या इमोशन या विश्वास गलत नहीं हुआ है। क्योंकि कई बच्चे मैं ये बदलना चाहूँगा, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि आते तो हैं दोस्त पढ़ने रायपुर, लेकिन आए हैं पढ़ने के मकसद से, लेकिन उनकी परंपरा बदल गई। अब वो घूम रहे हैं। जैसे मेरे कहने का मतलब कोई भी बच्चा हो, जैसे कहने का मतलब वो आया पढ़ने के मकसद से तो उसको केवल पढ़ाई करना चाहिए, लेकिन वो घूम रहे हैं। तो आपका क्या स्ट्रेटजी रहा, घर की स्थिति क्या रही, शिक्षा कैसे प्राप्त की, वो थोड़ा सा आप बताते हैं हमें। सर, मैं बलौदाबाजार जिले के हरिणभट्टा ग्राम से आता हूँ। मेरा परिवार कृषि पृष्ठभूमि से है। मेरे पिताजी पहले सिलाई भी करते थे। हालांकि छोटा सा एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद वो भी सब्जी बेचने में शिफ्ट हो गए। और उसके बाद मेरा प्राथमिक शिक्षा गांव में हुआ है। साथ में 2 साल हॉस्टल में भी रहा हूँ। और उसके बाद फिर से गाँव आने के बाद 12वीं में मैं कोंडागांव जिला चला गया था। वहाँ मेरी दीदी के साथ रह के पढ़ाई कर रहा था। तो स्टार्ट से ही परिवार का मतलब मेरे दीदी जीजा जितने भी हैं, मेरे मौसी मौसा पुआ फूफा, सब उन्हीं के सहयोग से जो भी हुआ है। शुरुआत से ही जैसे मैंने पढ़ाई स्टार्ट की वैसे ही मम्मी पापा का स्थिति थोड़ा सा खराब हो गया। तो दीदी या लोग सहयोग? जी, उन्हीं का सहयोग से जो भी हूँ सर आज आपके सामने। तो वही बताया ना, आपकी संघर्ष की कहानी मैं सुना हूँ। आप हमारे से जुड़े हुए हैं, 5-6 महीने से यहाँ काम कर रहे हैं। सुनने में आता है आप थोड़ा सा साय हैं, लेकिन पढ़ाई में तो इतने अच्छे हैं आप कि आज आप इस स्थिति में सहकारिता विकास अधिकारी हैं। तो आप जो भी आपका रहा वो शिक्षा का स्तर, जो प्राइमरी स्कूल था, मिडिल स्कूल था या हाई स्कूल था, तो उसमें पढ़ाई कैसा था आपका? आप एवरेज स्टूडेंट थे कि अच्छे स्टूडेंट थे पढ़ने में? सर ऑब्वियसली मैं स्टार्ट से बहुत एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। और बिलो एवरेज रहा हूँ। और बहुत पहले हिंदी इंग्लिश गणित ये सब समझ नहीं आता था। तो मम्मी पापा लोग दीदी जी जब आते थे तो पूछते थे प्रश्न, तो नहीं बता पाता था। तो वो बोलते थे कि चल हमारे साथ चल, वहाँ पढ़ाएंगे अच्छे स्कूल में, ऐसा करके तो ले गए वहाँ पढ़ाने के लिए। और साथ ही में सर गांव में स्कूल में अच्छे से टीचर नहीं थे। तो बाहर ले गए पढ़ाने के लिए। कोंडागांव जिले के एक स्कूल में पढ़ा हूँ मैं। शासकीय बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल कोंडागांव में है, तो वहाँ से पढ़ा हूँ सर। और उसके बाद सॉरी सर क्या हुआ इसके बाद, स्कूल के बाद
स्कूल कॉलेज। हाँ। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य पीजी कॉलेज महासमुंद से किया है। कौन से सब्जेक्ट में किया? जी मैंने बीएससी में किया है सर। अच्छा। महासमुंद में आने का कारण भी ये था कि वहाँ रूम में मैं अपने सामाजिक वाले हॉस्टल में रहता था, वहाँ फ्री में रहने देते थे, इसलिए वहाँ जाना पड़ा सर। अच्छा। जी। उसके बाद मैंने तैयारी शुरू की कॉलेज के बाद से। एक महासमुंद में उस टाइम जॉइंट कलेक्टर के रूप में पदस्थ थे अनुपम भागवत सर। अच्छा। जैसे ही हमारा बीएससी का लास्ट परीक्षा हुआ तो उसी दिन एक जन दोस्त बोला हम लोग अब क्या करेंगे ऐसा करके। लोकेश्वर साहू नाम है उसका। तो फिर हम बोले चलो, वो बोला कि वो यूपीएससी करना चाहता था। तो जॉइंट कलेक्टर सर से चलो मिल के आते हैं ऐसा करके। तो मैं भी उसके साथ चला गया जी। तो फिर वे बताया कि हमको पूछे आपका कैसा कैसा बैकग्राउंड है ऐसा करके। तो वो बोले कि ऐसा यहाँ रूम में रह के, यहाँ महासमुंद में रह के या फिर अपने घर में इधर मस्ती वस्ती करते कॉलेज के साथ दोस्तों के साथ नहीं होगा। पढ़ना है तो अच्छा से डेडिकेटेड तैयारी करो ऐसा करके। तो उन्हीं की प्रेरणा से हम स्टार्ट किए। कुछ दोस्त थे जो वहाँ सरकारी वाला नवकिरण अकादमी महासमुंद में चल रहा था कलेक्टर मत से, उसमें 2-4 मंथ गया। अच्छा जी। उसके बाद मैंने वहीं से मेरा बीजारोपण हुआ है सर तैयारी का जी। फिर उसके बाद आप रायपुर से? जी। उसके बाद मैंने बिलासपुर गया। बिलासपुर में तैयारी की 1-1.5 साल। उसके बाद प्रीलिम्स दिया, उसमें तैयारी थोड़ी कम रह गई थी जी, 2-3 नंबर से चूक गया था। तो उसके बाद मैं वहाँ किसी को मतलब वहाँ सब लोग पूछते थे कि क्या हुआ, क्योंकि पहले से सोचते थे कि इसका तो हो ही जाएगा ऐसा करके। तो फिर उस टाइम नहीं हुआ तो बहुत शर्म लगता था, मतलब उन लोगों को फेस नहीं कर पाता था। अब आपके ऊपर कोई उम्मीद रखें और खरा ना उतरे तो अपने से अच्छा नहीं लगता। ठीक बोल रहे हो। इसके लिए मैं रायपुर आ गया। रायपुर भी आने का कारण ये था कि यहाँ मैं अपने सामाजिक वाले हॉस्टल में रहता हूँ। अच्छा। वहाँ बहुत कम फीस में रहने देते हैं जी। तो इसलिए यहाँ रायपुर आ गया। यहाँ से नालंदा लाइब्रेरी ज्वाइन की। अच्छा। और जी उसके बाद मैं उड़ान परिवार से भी जुड़ा। यहाँ के सपोर्ट से मेरा प्रीलिम्स निकला, मेंस निकला और अभी 149 रैंक प्राप्त हुआ है सर मुझे। अच्छा। अब आपका जो संघर्ष रहा है, मैं आप बता रहे हैं आर्थिक तंगी की वजह से आपने बहुत संघर्ष किया है। आप वो जगह ढूंढते थे जहाँ फ्री में काम चल जाए। जी सर। तो फ्री में जब काम चल जाए वैसे जगह जाओगे तो आपके लायक वो जगह नहीं होता है। लेकिन आपको क्या करना पड़ता है? मैनेज करना पड़ता है। आपने भी वो मैनेज किया होगा, क्योंकि मैं खुद जानता हूँ कि भैया अगर आपकी इच्छा की चीज नहीं है, वो मतलब आप मजबूरी में कर रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ परेशानी तो करना ही पड़ेगा। हो सकता है आपको नहाने में दिक्कत हो, पढ़ने में दिक्कत हो, कभी पंखा नहीं चल रहा है, किसको बोलोगे? क्योंकि वो तो फ्री में किए हैं आप। जी सर। तो आपकी संघर्ष इसमें मानना पड़ेगा बहुत वो रहा। और मैं कल तक, जब तक आपका पद अलॉट नहीं किया गया था, पोस्ट नहीं आया था, तो आप कल मुझसे बोला गया कि आप सब मिल लो ओजस्वी से। मैं बोला सर देखो अब अभी वो खुद दुखी है, 149 रैंक आया, आप खुद ने बताया। तो आप बैलेंस मतलब ऐसे थे, बॉर्डर में थे, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। मतलब अभी रहने दो, पद निकलने दो, जो भी होगा हम शाम में देखेंगे। मुझे बोला गया तो मैं बोला जब शाम में देखें, जो भी होना होगा, लेकिन शाम तक रिजल्ट आते आते खुशखबरी आ ही गई। भले देखो क्या होता है, हमने पहली बार तैयारी की, कुछ तो हासिल किया, मतलब कुछ तो है हमारे अंदर। अब आप निरंतरता बनाए रखेंगे तो इससे आगे भी जाएंगे सर। सबका इस लक्ष्य में होता है क्या? डीसी बनना। जी सर। तो आप इस सफलता का श्रेय जो आप आज सहकारिता विकास अधिकारी पद पर हैं, सहकारी निरीक्षक जिसको बोलते हैं, तो इस सफलता का श्रेय किस को देना चाहेंगे आप? सर मैं मानता हूं कि कोई भी सफलता इकलौती नहीं होती, वैसे ही साथ में कोई भी संघर्ष भी इकलौता नहीं होता है। हम जो भी करते हैं उसमें बहुत सारे लोगों का शुरुआत से लेकर अभी तक योगदान होता है। आप अपने मम्मी पापा से लेकर स्कूल टीचर, कॉलेज टीचर, उसके बाद आप जहाँ से तैयारी करते हैं कोचिंग के टीचर, आपके सहपाठी, आपके कलीग्स, आप जहाँ काम करते हैं दोस्तों से मिलते जुलते हैं, और अपने समाज परिवार, ऐसे काफ़ी सारे लोगों का। चूँकि मैं सामाजिक भवन में भी रहा हूँ तो उनका भी बहुत ज़्यादा श्रेय है सर। मुझे रहने के लिए कमरा दिए, वहाँ रहता था मैं, तभी यहाँ तक तैयारी भी कर पाया हूँ। और सर
मैं सबसे ज़्यादा श्रेय तो मेरे पूरे परिवार के एक एक सदस्य को है सर। मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए हैं और साथ में मेरे गुरुजन जिन्होंने अभी तक साथ नहीं छोड़ा है। कोचिंग कंप्लीट हो गया है, पढ़ाई भी अभी कंप्लीट हो गया है। अभी मेरे को बताना चाहिए था, उन लोग खुद कॉल करके बधाई देना। ठीक बोला आपने। आपसे बात हुई है कैमरे के पीछे, तो आप बताया आप लोग 6 बहन और एक भाई हैं। आप 5 बहन और 5 भाई और एक बहन है। तो 5 बहन के साथ आप 6वें नंबर के हैं। 5 बहन की जवाबदारी, ठीक है, पापा की संघर्ष के साथ उनकी अब शादी हो गई भी बताया आप। तो उसके बाद आपको कुछ करने का ललक आपको आज इस पद पर लाया है। और आज उड़ान परिवार और मैं सब गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं कि आप इस पद पर हैं, क्योंकि हम चाहते हैं सर 246 पद तो आए हैं, 246 पद में सबका होना चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कि अपने का हो तो ज्यादा बेहतर है। जैसे हमारे से जुड़े हैं सबका हो। देखो भाई सब तैयारी कर रहे हैं, किसी का आपका लगा है, हो सकता है आपके 150 रैंक जो आया होगा उनका नहीं लगा होगा, उनको भी दुख तो है। हम सब के लिए चाहते हैं, आपका भी हम भला चाहते हैं। और दुनिया में जो भी तैयारी कर रहे हैं, अगर वो ईमानदारी के साथ तैयारी करेगा ना सर, तो उनका लगेगा ही लगेगा। जैसे आज इसका आप मिसाल हैं, जैसे आपने समझा कि मेरे दीदी जीजा ने मेरे ऊपर कितना इन्वेस्ट किया है और मैं उनका आउटपुट दूं, तब कुछ महत्व है सर। अब नहीं कहीं मैं आपको 2000 दिए, 4000 दिए, वो कैसे दिए वो जानते हैं ना। हमारे लिए तो 2000 है वो। जैसे मम्मी मुझे 2000 गाँव भेज दी, कहाँ से दी है वो? क्योंकि आप बताए पापा सिलाई करते थे, एक्सीडेंट हुआ तो आप कृषक भी थे, उसके बाद वो सब्जी बेचने लग गए। सब्जी में कितना मेहनत लगता है भाई, सुबह से उठो, मंडी जाओ, लाओ, बेचो, फिर गांव गली बेचो, मतलब इतने मेहनत के बाद आपको पैसा देना, तो उसके पैसे का आपने महत्व समझा है। तो आपका जो मार्गदर्शन रहा है, तो वहाँ कहाँ से प्रारंभ हुआ? मतलब कहने का मतलब ये मार्गदर्शन, आपकी प्रेरणा तो आप बताया ज्वाइंट कलेक्टर साहब ने दिया है। उसके बाद आपका अगर बात करते हैं तो मार्गदर्शन के रूप में क्या ऐसा था आपके पास, एक तो की पॉइंट कैसा था कि मुझे अब करना ही है? जी सर, हमारा घर का जो पृष्ठभूमि है, हमारे खानदान में मैं इकलौता ग्रेजुएट हूँ। अच्छा। किस सब्जेक्ट में हैं आप? मैं BSc बायो से किया हूँ सर। तो पहले से दीदी लोग पढ़ना चाहते थे, 1-2 दीदी लोग, लेकिन उनका सामाजिक दबाव के कारण शादी भी कर दिए। और ये था कि मेरी एक दीदी है, दुर्गा दीदी, उनका नाम लेना चाहूँगा, स्पेशली मुझे बहुत मार मार के पढ़ाती थी। वो आज भी इसी की वजह से आप यहाँ हैं सर। जी सर। उनका सपना था कि मैं हमारे खानदान में सबसे ज़्यादा मैं पढ़ूँ। और वो मुझे बहुत प्यार करती हैं अभी भी सर। तो वही बोलते थे कि आपको पढ़ना है, आपको जॉब लगना है, हमारे घर का स्थिति सुधारना है, मम्मी पापा लोग का स्थिति सुधारना है, और हम लोग का शादी होगा तो मम्मी पापा लोग बूढ़े हो गएंगे, अभी 60+ हो गए हैं। तो फिर उनके लिए कोई नहीं है, तो एकलौता तुम ही सहारे हो, और हमारे 10 सभी बच्चों के और सभी दीदी जीजा के भी आप ही सहारे हो। ये मेरा जो कोर परिवार है वही मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन था सर। जी, उन्होंने स्टार्ट करवाया, उन्होंने ही अभी तक साथ दे रहे हैं। अच्छा, ठीक। क्योंकि समाज में तो चल ही रहा है कि लड़की अगर थोड़ी बड़ी हो गई, 25 साल का शादी करो। जी सर। आज लड़कियों को लोग कई ऐसे हैं कि शादी करो यार, अब आप घर वाला नहीं करना चाह रहा है तो बाहर वाले बोलने लग जाते हैं। ठीक, आपका जो ये सर तैयारी का जो जुनून था, आपने बताया कि दीदी थी, दुर्गा दीदी आपकी, उन्होंने मार मार के पढ़ाया, सीखा। अभी मैं जानना चाह रहा हूँ सर, जैसे पहले दिन रिजल्ट आया, पहले तो आप पद नहीं अलॉट हुए थे, रिजल्ट आया, आपने देखा कि मेरा तो 149 रैंक है सर। तो थोड़ा सा वहाँ संशय रहा होगा, क्योंकि लगता है कि भैया कैसे होगा, आप ओबीसी के डिग्री से आते हैं, तो मन में था कि हो सकता है, मन में भी था कि नहीं हो सकता है, बैलेंस था। मैं बीच में था, फंसा हुआ है तराजू, किधर झूलेगा पता नहीं। लेकिन कल जब अलॉट हुआ, कल ही अलॉट हुआ है, तो वो सबसे खुशी का पल रहा होगा आपके लिए। मतलब आप, मतलब मैं क्या ही बोलूं, मैं अगर बोलना चाहूं तो आपके पैर से जमीन खिसकने जैसा हो गया। अरे अरे हो गया मेरा, मैं खुश, मतलब है कि नहीं? तो ये खुशी को सबसे पहले किसको बताया आपकी, मतलब अच्छा हो गया मेरा, मैं अब अधिकारी बन चुका हूँ? सर पहले दिन जब रिजल्ट आया तो हम लोग का लास्ट इंटरव्यू था, तो ऑब्वियसली पता था कि उस दिन रिजल्ट आता है। आपका लास्ट दिन था जी। तो 10 बजे 11 बजे 1-1 मिनट 2 घंटे इतने बहुत सालों के बाद बीते हैं, ऐसा लग रहा था। बहुत बहुत भारी था। उसके बाद जैसे जैसे 11:50 11:55 आने लगा, मैं देख ही नहीं पाया, मैं तकिए के नीचे सर रख के सो गया एकदम। पता नहीं, बहुत ज़्यादा हार्ट बीट बढ़ गया था। मैं देख ही नहीं पाया अपना रिजल्ट। उससे पहले बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि रिज़ल्ट आएगा ऐसा करके। उसके बाद फिर काफ़ी सारे कॉल्स आए, मैं उठा नहीं पा रहा था। फिर मैसेज में एक दोस्त का देखा कि आपका 149 रैंक आया है। तो
फिर उसके बाद हम लोग मेरे दोस्त हैं मुरली पटेल, हम लोग साथ में रहते हैं। उनके साथ हम लोग रात भर कैलकुलेशन कर रहे थे कि इतना पोस्ट है, ये वो कैटेगरी कैसे आएगा, आएगा नहीं आएगा, ऐसा करके तो रात भर उसमें बीत गया। फिर दिन में पता चला कि और कुछ लोगों से बात किए तो थोड़ा मुश्किल है, तो फिर काफ़ी निराश हो गया था, कल दिन भर निराश था जैसे आप जानते ही हैं जी। उसके बाद शाम को मैं सब्जी लेने बाज़ार चला गया था, तब काफ़ी कॉल आने लगे 8 साढ़े 8 के आसपास। तो एक मैम है जो मुझे नवकिरण अकादमी में पढ़ाई हैं, महासमुंद की पुष्पा मैम, तो उनका कॉल मैं सबसे पहले उठाया और उन्होंने बताया तू कैसे नहीं बोल रहा था, तेरा तो हो गया, क्यों नाराज था, क्यों परेशान था करके। तो बहुत ज़्यादा खुशी का पल था सर, वो मैं बता नहीं सकता, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। उसके बाद सबसे पहले मेरी मम्मी उठाई, कॉल किया तो उनको बताया, पापा को बताया, फिर पूरे परिवार को बताया सर। उसके बाद तो कॉल की झड़ी ही लग गई। फिर गाँव वाले में पूरा लग गया होंगे। गाँव में बहुत उत्साह सर, संभवतः मैं अपने गाँव का पहला लोक सेवा अधिकारी हूँ जी। मतलब बड़ी उपलब्धि है, हो सकता है आपके वो क्षेत्र में आप पहले अधिकारी होंगे। और सर काफी पटाखे जले, ऐसा सुनाई में दिया। अभी गांव जाऊंगा तो सब लोग एक्साइटेड हैं सर, काफी वेट कर रहे हैं। हाँ ठीक है, आप सही बोल रहे हैं कि गांव में पहला कोई ऐसा लड़का है जिन्होंने आज ये काम कर दिखाया है, क्योंकि छोटा मोटा बात नहीं है, क्योंकि आपकी जो संघर्ष की कहानी है सर, आपने जो स्थिति बताई है आपने, क्योंकि पढ़ाई का नॉलेज होना, पढ़ना, मन में रखना, वो सब अलग चीज है, लेकिन कहीं दूसरे जगह जाके पढ़ना एक अलग ही संघर्ष है सर। और आपका जब पैसा कम हो जी सर, घर वाले के पास नहीं है, आप जीजा को मांग रहे हैं, कैसे मांगे, क्योंकि जीजा है मेरे, लेकिन उनके परिवार है, 2000 मुझे चाहिए सर, 1000 चाहिए सर, मतलब एक संघर्ष तो रहता है। मैं इसमें दो मत की बात नहीं है। और आज इस संघर्ष की वजह से आप यहाँ हैं। आज आपके दीदी, जीजा, आपके सभी परिवार को मैं हार्दिक बधाई दूंगा कि आपके साथ दिए इतना, और आपका कुछ करने का ललक था सर, जो आप आज यहाँ पाए हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा, कोई अगर बच्चा अगर अभी तैयारी कर रहे हैं, या वो फ्रेशर हो, जो अभी फ्रेशर ही कहेंगे सर, अब जो अनुभवी हैं वो तो कर ही रहे हैं अच्छे से, उनको बहुत अनुभव हो गया। फ्रेशर कोई बच्चा अगर करना चाहता है, उनको 1-2 अटेम्प्ट में अगर निकालना है, तो आप क्या उनको ऐसा राय देना चाहेंगे कि वो ऐसा करे तैयारी? सर मैं सबसे ज़्यादा मानता हूँ कि एक तैयारी के लिए एक गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम कई लोग बोलते हैं कि नहीं ज़रूरी नहीं है, अकेले से निकाल सकते हैं, बट आप अगर कहीं से गाइडेंस ले लेते हैं, कोचिंग ले लेते हैं, या फिर किसी सर से जुड़ जाते हैं, या फिर कोई अनुभवी पहले से सेलेक्टेड है उनसे जुड़ जाते हैं, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं सर। आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए खोजना नहीं पड़ता है, वो बना बुनाया दे देते हैं उसको। बना बुनाया खीर को खाइए, ऐसा है। तो फिर मैं तो यही बोलना चाहूँगा, जिन लोग फ्रेशर हैं किसी ऐसे लोगों को तलाशें या किसी ऐसे टीचर से जुड़ें जो कम से कम आपको एक प्राइमरी गाइडेंस दे सकें। उसके बाद उनसे जुड़िए, वे आपको बताएंगे। और जिन लोग तैयारी कर रहे हैं और पहले से कुछ कारणों से उनका नहीं निकल पाया है, वो अपनी व्यापम, CGPSC या फिर जीवन में कोई भी एग्ज़ाम दिलाए हैं, उनकी गलतियों को समझने की कोशिश करें। आप क्या गलती किए हैं, उसके बाद उसको अभी के स्तर में जांचें कि मैंने कितना इम्प्रूव किया है। क्वेश्चंस लगाएं और बुक्स को पढ़ें, आप किस सब्जेक्ट में लैग कर रहे हैं उसको जानें। उसके बाद आगे पढ़ेंगे। आई एम श्योर सर, पक्का सबका होगा। निरंतरता बनाए रखना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य, निरंतरता बनाए रखेंगे। और आपको क्या लगता है, क्या कोई व्यक्ति बिना कोचिंग या कोचिंग, मैं अपना नॉलेज बताता हूँ कि बिना कोचिंग के भी एग्जाम निकलते हैं, नहीं निकलते हैं, मैं इसमें दो मत की बात नहीं है, लेकिन बिना कोचिंग के एग्जाम निकालना है आपको तो थोड़ा समय ज्यादा लगेगा सर, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसको आपको नहीं पढ़ना है, उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। आप नॉलेज तो रखते हैं, तो ऐसा नॉलेज नहीं मांगता ना, PSC हो या कोई भी एग्जाम। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि बिना पेपर, मतलब बिना कोचिंग के आप 1-2 साल में एग्जाम निकाल सकते हैं, कि आपको एक बार कोचिंग कर ही लेना चाहिए? जी सर। जैसे मैं अभी रिसेंट में आपको बता रहा हूँ, मैं हमारी निशा ठाकुर जी से मिला, तो उन्होंने कहा कि उड़ान का जो नोट्स था सर हमारा, वो इतना मस्त था, उससे ज्यादा वो पढ़ी नहीं है। मैं उनको प्री भी पढ़ाया हूँ, मेंस भी पढ़ाया हूँ, मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। तो इकोनॉमी में मेंस पढ़ाया था उनको, प्री में संविधान पढ़ाया था। तो उन्होंने बोला सर इकोनॉमी से ज्यादा तो मैं उससे ज्यादा मैं कुछ पढ़ी नहीं हूँ, और जो डेटा आपने बताया था कि हाँ सर अपडेट करना है, वहाँ अपडेट कर दिए। जैसे जो सर और है, हिंदी वाले सर हैं, जो इतिहास वाले सर है, जो बताए हैं सर वही पढ़े। तो आपको क्या लगता है कि बिना कोचिंग किए हो सकता है ये चीज? हो तो सकता है, लेकिन क्या आपकी राय है कि 1 बार में हो जाएगा, 2 बार में होगा, कि व्यक्ति को एक बार कोचिंग कर ही लेना चाहिए संघर्षों के साथ भी, अगर पैसा कम है तो भी?
संभव तो है सर, क्योंकि कई लोग निकालते हैं, बट मैं ये कहना चाहूँगा, इसमें ऐड करना चाहूँगा कि आप डायरेक्शन लेस जाते हैं जब आप कोचिंग नहीं किए रहते हैं या फिर किसी टीचर से नहीं जुड़े रहते हैं। तो आप एक बार कहीं से जुड़ जाते हैं तो आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए खोजना नहीं पड़ता, या छोटा छोटा चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए उसके लिए आपको ढूंढना नहीं पड़ता, परेशान नहीं होना पड़ता है। तो ये जितना कम परेशान होंगे उतना वो आपके तैयारी में उस समय को, उस ऊर्जा को लगाएंगे। अच्छा अच्छा जी, तो इसलिए मैं मानता हूँ सर कि आप गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप किसी कोचिंग से या किसी टीचर से ज़रूर जुड़ें अगर संभव है तो। और मैं खुद सर कर्ज लेके कोचिंग किया हूँ जी, तो अगर नहीं संभव है, आपके ऊपर पूरा आत्मविश्वास है, आपकी मेहनत ऊपर भरोसा है, तो बिल्कुल चारवाक एक दार्शनिक आते हैं, हम लोग दर्शन में पढ़ते हैं, तो जब तक जियो खुल के जियो, चाहे कर्जा लेके घी पियो। जी, कर्ज लो और घी पियो, होगा जिंदगी कुछ बेहतर। तो आप अगर करना चाहते हैं, आप जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं और प्रिसाइज तैयारी करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल कोशिश कीजिए कि कहीं से जुड़ जाइए। हाँ सही बोल रहे हो आप, क्योंकि एक बार आप तैयारी में मतलब पहले से तैयारी कर लिए हैं तो आपको उसी चीज को रिवीजन करना है। आपको दूसरा कुछ पढ़ने की आवश्यकता ज्यादा नहीं पड़ेगी, पका पकाया खाना मिला है आपको और उसी को खाना है। और आप पका के खाना चाहोगे तो थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, निकल तो उससे भी सकता है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो तैयारी कर रहे हैं, तो अभी जो प्री देने वाला है सर, अभी आने वाला है, अभी 26 नवंबर को आप देखेंगे, फिर नोटिफिकेशन आएगा, आप भी डालेंगे, आपको आगे भी बढ़ना है। तो उसमें अभी जो नए अभ्यर्थी हैं उनको क्या रणनीति रखनी चाहिए, क्या ऐसा पढ़ना चाहिए कि ये प्री उनका निकल जाए? जी सर, अभ्यर्थी सर मैं मोटे मोटे दो तौर पे बांटना चाहूँगा। एक वे जो प्रीलिम्स दे चुके हैं, एक वे जो प्रीलिम्स नहीं दिए हैं, जो एकदम फ्रेश जी। जो प्रीलिम्स दिए हैं उनके लिए 2 मंथ समय है। मैं खुद भी सर पिछले साल 26 नवंबर को नोटिफिकेशन आया था और मैं 27 नवंबर को 4-5 एग्जाम जो भी व्यापम के दिए थे और प्रीलिम्स के एग्जाम उसी डेट में उसको बना के देखा और मैं सोचा कि मैं किस स्थिति में हूँ, अभी के डेट में एग्जाम को दे रहा हूँ तो निकाल पा रहा हूँ कि नहीं। उससे मेरे को चीज़ें पता चली कि मेरा तो मैथ्स वीक है, मेरा तो साइंस वीक है, हालांकि साइंस वाला हूँ मेरा तो इंग्लिश वीक है और कुछ चीज़ें और थी। और मैं उस टाइम सोचा कि आज के डेट में अगर मैं मेंस देता हूँ तो कैसा करूँगा, ऐसा करके 2-3 क्वेश्चन उसी रात को लिख के देखा, मैं 2 बजे तक लिखते रहा था। अच्छा। जी, तो उसके बाद मुझे समझ आया कि नहीं, बहुत काम का ज़रूरत है। उसके बाद मेरे से ऑब्वियसली संविधान इतिहास के चीज़ पिछले साल से ही अच्छे बनते थे। अच्छा। तो उसमें मैंने कम मेहनत किया। छत्तीसगढ़ को देखा, छत्तीसगढ़ में मेरे काफ़ी क्वेश्चन जान तो रहा था लेकिन वो कंफर्म नहीं होने के कारण गलत हो जा रहे थे। तो उसको और अच्छे से प्रिसाइज तैयार किया और सिर्फ उन चीज़ों पे ज़्यादा मेहनत किया जो मेरे कमज़ोर थे। अच्छा। जी, ऐसा कर सकते हैं। और जो फ्रेशर हैं उन लोग मैं ये बोलूँगा कि कम से कम दिसंबर तक मेंस को लेके भी साथ में चलें। क्योंकि मेंस इज़ अ की ऑफ सक्सेस। आप प्रीलिम्स निकाल लेंगे, हम देखते हैं कई लोग को हमारे साथ 9-9, 10-10 भी मेंस दिए रहते हैं, संवेदनाएं मेरी उनके साथ हैं। लेकिन इसका कारण ये है कि प्रीलिम्स बहुत पढ़ते हैं, फैक्ट बहुत याद रहते हैं, मेंस की नॉलेज नहीं रहती, मतलब सब्जेक्टिव अगर आता है तो हम लिख नहीं पाते, क्योंकि अब मेंस जैसा आ रहा है तुरंत सोच के बनाना पड़ता है ज़्यादातर क्वेश्चंस को, पढ़ा पढ़ाया बहुत कम आता है। तो आप कोशिश करें कि दिसंबर तक एटलीस्ट जो प्री और मेंस वाले सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं को फोकस करें। और सर मेरा तो प्रीलिम्स और मेंस का अलग अलग से कोई नोट्स नहीं था, ना ही मैंने बहुत ज़्यादा नोट्स बनाए थे, ज़्यादातर बुक्स ही थे। अच्छा। और कुछ क्लासेस थी यूट्यूब में, यहाँ उड़ान से रवि सर की क्लासेस में, मेरे मैथ्स वीक था तो रवि सर की क्लासेस खूब देखता था यूट्यूब से। रवि सर का तो मैथ्स देखे होंगे सर, मतलब बेसिक से एडवांस, मतलब जो जीरो से अगर स्टार्ट करना चाह रहा है मैथ्स तो एक बार रवि सर से पढ़ लो। 8 या 9 फरवरी को प्रीलिम्स था और मैं 7 से 8 तक 2 दिन सिर्फ रवि सर का वीडियो मैथ्स देखा हूँ सर। उससे पहले जो भी जीएस हो गया था हो गया। बता, रवि सर का मैथ्स तो फिर अल्टीमेट है सर। और सुधीर सर का हिंदी क्लासेस काफी हेल्प हुई। और सर अनु मैम, आप लोग के सर हम देखते थे यूट्यूब में वीडियो डालते थे, उसको हम खाना बनाते ईयरफोन लगा लिए और देख रहे हैं ऐसा चल रहा है। सर जनरली खाना बनाते बनाते सब्जी काट देते हम उसको लगा देते थे और देखते थे सर उसको, तो उसे काफ़ी ज़्यादा मतलब मैं बता नहीं सकता सर, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत सारी चीजें हैं वो जो इसको आप छोटे से चीज में आप संजो के नहीं रख सकते हैं, वो बड़ा बेहद है, बहुत संघर्ष रहा है तब जाके आप यहाँ आज खड़े हैं। तो सर इससे पहले आप कोई और एग्जाम दिए थे जिसमें आप सिलेक्शन के करीब रहे होंगे, जहाँ से नाराजगी मतलब थोड़ा नाराज हुए, निराशा मिली होगी? सर मैं कॉलेज में था तो मेरा 21 साल लास्ट होने वाला था, तब मैंने एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया था, वो मेरा लास्ट अटेम्प्ट था और वाई ग्रुप में, बायो ग्रुप वाला हूँ।
तो फिर वो पहला टीयर निकल गया था। अच्छा। लेकिन सेकेंड टीयर में जब मेरा आधार कार्ड में मेरा ओजस्वी कुमार लिखता हूँ मैं, और आधार कार्ड में ओजस्वी कुमार पटेल लिखा था, तो मुझे घुसने नहीं दिए थे सेकेंड टीयर में जी। तो वहाँ से थोड़ा सा बहुत गट फीलिंग आया कि अरे यार गया करके पहले सुधारा जाए इसको, बोला आपको। तो मैंने तुरंत उस पहले दूसरे दिन जाकर आधार कार्ड सुधरवाया। उसके बाद सर अपेक्स बैंक का एग्ज़ाम था, हाई कोर्ट का एग्ज़ाम आया था, और साथ ही में अभी आबकारी और कुछ एग्जाम्स थे जिसमें 4-4, 5-5 नंबर से क्लोजिंग से चूके, मतलब असफलता मिली है जी सर बहुत। तो उसमें दुख तो हमेशा होता था, लेकिन साथ में किसी न किसी पहचान वाले का हो जाता था तो खुश भी होते थे। सर चलो हुआ है तो अपना भी होगा कल, हमारे साथ बैठने वाले का हुआ है तो हमारा भी हो जाएगा कर। तो मतलब ये पहला आपका लो पल सरकारी पद है आपका ये, मतलब बाकी आपको असफलता मिला, लेकिन असफलता मिलना एक लाभ भी है सर, उससे कुछ सीखने को मिलता है, लर्निंग है वो। तो जैसे मैं गाड़ी चलाना सीखा तो हो सकता है मैं 2 बार गिरूं, तो तीसरे बार गाड़ी तो अच्छे से मैं चला ही लूंगा। तो हो सकता है कि भाई 4-5 एग्जाम दिए आप तो उसमें असफल नहीं है, उसको कुछ ना कुछ आप क्या किए हैं, सीखे हैं। ठीक है सर, इनकी संघर्षों की कहानी मैं आपके सामने आज प्रस्तुत किया था। ये आज उड़ान परिवार के सदस्य हैं, और आज हम सब सदस्य गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं कि ओजस्वी कुमार पटेल जी आज हमारे साथ हैं, और आज वो सहकारी निरीक्षक के पद पर, जिसको सहकारिता विकास अधिकारी के रूप में जाना जाता है, आज उस पद पर वो चयनित हुए हैं। मैं फिर से उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं इस पद के लिए सर, धन्यवाद।